नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वायुमंडल में जैसे कुछ गैस होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इस दो गैसों पर हम लोग चर्चा किए थे। आज की क्लास में आगे जो गैस पाया जाता है, क्या क्या गैस होती है, कौन कौन सी घटनाएं घटती है, कौन से गैस से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमेशा बोलते हैं, लुसेंट को आप चैप्टर वाइज कम से कम 1 से 2 बार क्लियर करो। जब उसको क्लियर करेंगे, आप किसी भी एग्जाम पर जाते हैं, आपको काफी उससे मदद मिलता है। तो क्यों ना उसको एक बार उसको टॉपिक वाइज क्लियर किया जाए। तो आपके लिए ही हम लुसेंट का ही चैप्टर, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 90 लाए हैं। अगर आपके पास अभी लुसेंट है, जरूर उसको निकालिए। ठीक है, सब्जेक्टिव देख रहे हैं ना, सब्जेक्टिव लुसेंट। हाँ, पेज नंबर 90 में कौन से क्या निकालना है? गैस में हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पढ़ लिए हैं, और आज जो देखेंगे वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, धूलकण, और एक गैस है जो जलवाष्प है, उसको भी हम लोग देखेंगे जस्ट अभी। तो दोस्तों, इस तरह से अभी इसको हम लोग क्लियर करेंगे और ये देखेंगे। जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट का ये कमेंट रहता है कि भैया लुसेंट से क्वेश्चन नहीं पूछता है, या आप किसी के साथ रहते हैं, हो सकता है आपको कहीं कहीं ये सुनने के लिए मिला होगा कि लुसेंट से क्वेश्चन रहता नहीं है। और जब आप एग्जाम पे बैठते हैं, मुख्य एग्जाम पर जब जाते हैं, हम बहुत सारे कैंडिडेट को ये देखें, पता ही नहीं चलता है क्वेश्चन कहाँ से आता है। हाँ यार, इतना पढ़े, इतना किताब पलटा है, क्वेश्चन ही एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, समझ में नहीं आता है क्वेश्चन कहां से आता है। दोस्तों, एक्चुअली बात ये होता है, उसको पढ़ना ही नहीं आता है। अगर हकीकत देखा जाए, पढ़ना ही नहीं आता है। अरे भैया, पहले ये बताओ, चलो 100 कैंडिडेट है, टोटल 100 कैंडिडेट है, ठीक है। हाँ, 100 कैंडिडेट में 50 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया, 50 सिलेक्ट नहीं हुआ, वो क्या, उसके लिए अलग, ये जो 50 कैंडिडेट था, ये ब्रह्मांड से आया था, ये भी तो वही बुक पढ़ा है। आपको हमेशा हम बोलते हैं, हमेशा आपको आपके सामने जो बुक का हम टारगेट रखते हैं, वो रखते हैं हम लुसेंट, स्पीडी, घटना चक्र। जिस चीज का आप तैयारी करते हैं, उस चीज का घटना चक्र आता है। ये बुक जो होता है ना, और एक सारसंग्रह, ये बुक ऐसा बुक है, मतलब कि ये 3-4 बुक का जो नाम लिया है, इससे आप रेलवे को आराम से क्रैक कर सकते हैं। चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर एएलपी हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप बैठते हैं, या एसएससी के जिस भी पोस्ट के लिए आप जाते हैं, जिसमें जीके जीएस की मात्रा ज्यादा रहता है, जैसे एमटीएस सब, उसमें से आपको इन चीजों से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। बात एक्चुअली क्या है ना, कि पढ़ने ही नहीं आता है। सब्जेक्टिव लुसेंट जैसे वो पलटाएगा, उसमें तो क्वेश्चन, मतलब क्या, उसमें क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है, वो कहानी टाइप का रहता है। जैसे आप मैट्रिक में, इंटर में पढ़े हैं कोई इतिहास का बुक, जैसे कि आप पढ़े हैं भूगोल पढ़े, उसमें क्या कहानी रहता है, ऊपर से लेके नीचे तक कहानी रहता है। आप कहानी पढ़ते हैं, लेकिन उसको समझते हैं ना। जब भैया आप पूरा बुक पढ़ते हैं, जैसे 2 चैप्टर का है, कोई भूगोल का कोई एक चैप्टर निकालिए, हाँ, जैसे वायुमंडल ही निकालिए, या शीतोष्ण कटिबंध निकालिए, जो भी एक चैप्टर निकाला उसको पूरा पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखते हैं पीछे क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन, आप लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं? आप उसको पढ़े, उसको समझे, शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भर देते हैं, मल्टीपल चॉइस कर देते हैं, सही गलत ट्रू फॉल्स वो भी कर देते हैं। कैसे? आप उसको पढ़ते हैं, ढंग से क्लियर समझते हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन में आ जाते हैं ना, आप सोचते हैं अरे हम तो अलग ही दुनिया में आ गए। अब क्या, अब उल्टा, ऑब्जेक्टिव उल्टा, सब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव उल्टा, यहां से क्वेश्चन पूछता है। सब्जेक्टिव देखना ही नहीं चाहता है, पढ़ना ही नहीं चाहता है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली ये पढ़ने का तरीका काफी गलत। आपको पढ़ना चाहिए कैसे, जैसे आप मैट्रिक में पढ़े ना, जैसे आप 10th में पढ़े, जैसे आप इंटर में पढ़े, वैसे वही तो कंपटीशन है भैया। एक बार पढ़ के तो देखो। और एक चीज और मैं बता दूं, जो बंदा, जो कैंडिडेट मैट्रिक और इंटर ढंग से पढ़ेगा ना, उसके लिए रास्ता जो है ना काफी आसान हो जाता है। उसका रास्ता कठिन नहीं रहता, वो भटकता नहीं है। वो जो भी चैप्टर पलटाएगा ना, वो पढ़ा हुआ रहता है, वो क्लियर शुरू में ही पढ़ लिया है, उसको वहां से चीजें सारी आसान हो जाती है समझना। वो क्लियर समझता है और क्लियर उसका आंसर भी निकालता है, ठीक ना। तो कोई बात नहीं, आप अभी क्लास को देखिए, वॉच कीजिए और देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है, कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, जैसे कि बोले हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। पहले देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिंबल होता है CO2 होता है। क्या होता है? CO2, यानी कि कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु। समझ रहे हैं ना? CO2 का मतलब होता है कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु से मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन आपसे ये पूछता नहीं है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जब आप नॉलेज रखेंगे, जरूरी नहीं पूछा हुआ एक क्वेश्चन पूछे। जब नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप उस टाइम घबरा जाते हैं, अरे भैया ये तो हम पढ़े ही नहीं,
तो नया क्वेश्चन आपके लिए नया रहे कब? जब आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब पढ़ लेंगे तो वो नया रहेगा ही नहीं। पूछो सलाह, पूछो, तुम बताएंगे तुमको। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसी को हम लोग CO2 बोलते हैं, ठीक है। देखो भार, अगर देखा जाए इसका जो भार पाया जाता है सभी गैस की तुलना में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण ये परत, जो वायुमंडल का जो परत है, इस वायुमंडल का 5 परत पाया जाता है। क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो उसमें सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल, उसमें उसके सबसे निचली परत में ये कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और भार देखा जाए तो काफी इसका भार ज्यादा होता है, इसी कारण इसका भार ज्यादा होने के कारण ही ये निचली परत में पाया जाता है। समझ रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा भार होने के कारण ही ये निचली परत में पाया जाता है। इतना तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया कि ये क्यों, कौन से परत में पाया जाता है? सबसे वायुमंडल के सबसे निचली परत में, हाँ, या क्षोभ मंडल के नीचे। हाँ, ये इसका भार कैसा होता है? भार अधिक होता है। इसका प्रतिशत जो है कितना होता है? 0.36%, यानी कि 0.36% इसका मात्रा पाया जाता है वायुमंडल में। अगर पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या है वायुमंडल में, तो बोलेंगे 0.36%, ठीक है। 32 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह से जो वायुमंडल में फैला हुआ है, ऊंचाई में अगर देखा जाए तो ये 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य, पारगम्य का मतलब ये होता है कि बस किसी भी चीज का आदान प्रदान। जैसे आप यहाँ पे क्या पढ़े, सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य, यानी कि जैसे कि देखो सन है ये, ठीक है, 5 लेयर से इसको गुजरना पड़ता है। वायुमंडल के 5 लेयर से, हम जैसा कि बोले अभी, हाँ 4-5, देखो ये हो गया क्षोभ मंडल, ये हो गया समताप मंडल, ये हो गया मध्य मंडल, ये हो गया आयन मंडल और ये हो गया वायुमंडल। यहां से सूर्य की किरणें गुजरती है। वही बोलता है कि सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारगम्य, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे निचला परत में पाया जाता है, यहां पाया जाता है। तो ये सूर्य के किरण को आने देता है, समझ रहे हैं ना, इसको रोक नहीं पाता है। लेकिन क्या कहता है? पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य। अब देखो पृथ्वी यहां है, सन यहां है, अर्थ कहां है? नीचे है। अर्थ कहां है? नीचे है। जब यहां से देखो, जब इवनिंग होगा यानी शाम होगा, आप लोग देखते होंगे अक्सर कि जहां ब्लास्ट है, ब्लास्ट मतलब समझ रहे, गिट्टी या लोहा या बालू, अभी देखिए पूरा अभी जब धूप रहता है वो पूरा बहुत जल्दी हीट हो जाता है। लेकिन शाम जैसे जैसे शाम होता है, सनलाइट खत्म होने लगता है, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ठंडा क्यों होता है भैया? आखिर उसमें जो अभी उष्मा, जब धूप होता है, जो उसमें उष्मा गया, वो गया कहाँ? वो जो ठंडा होने लगा कहाँ? वो धीरे धीरे मतलब कि जो छोड़ने लगता है, जो छोड़ता है उष्मा, वो कहाँ जाता है? वायुमंडल में फैल जाता है। तो वही कहता है कि पृथ्वी जब विकिरण को छोड़ता है, ये CO2 जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो उसको जाने नहीं देता है, यानी कि इसको पार नहीं होने देता है। जैसे वहां पे सूर्य से आने वाले विकिरण को क्या वो पार होने दे दिया, यानी अर्थ पे आ गया। लेकिन अर्थ से जो उष्मा छूटता है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? रोक लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है, उसको पुनः जाने नहीं देता है। इसीलिए क्या होता है ना कि पृथ्वी गर्म हो जाता है, पृथ्वी का जो वातावरण है गर्म हो जाता है। आप लोग पढ़े भी होंगे ग्रीन हाउस प्रभाव, तो इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। निचले परत गर्म रखता है, हाँ, और कांच घर या पौधा घर यानी ग्रीन हाउस प्रभाव। दोस्तों जैसा कि हम लोग देखें कि जब सनलाइट पृथ्वी की सतह पर पड़ती है तो पृथ्वी गर्म होती है, लेकिन जब इवनिंग होता है, शाम होता है, तो पृथ्वी वही विकिरण जो अवशोषित करके रखा है वही छोड़ता है। लेकिन हम क्या पढ़े, निचली परत में CO2 गैस पाया जाता है और उसको क्या करता है? वो अवशोषित कर लेता है। ये जो पृथ्वी विकिरण छोड़ता है CO2 अवशोषित कर लेता है। इसीलिए क्या होता है ना, पृथ्वी के वायुमंडल जो आपका वातावरण है ये गर्म हो जाता है। इसी को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं, या फिर कांच घर या पौधा घर बोलते हैं। कांच घर या पौधा घर बोलते हैं। तो इतना तो क्लियर समझ में आ गया ग्रीन हाउस प्रभाव किसको कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो कौन सा गैस है? CO2 गैस है। क्लियर समझ गए? कौन सा गैस उत्तरदायी है? CO2 गैस है। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, या कांच घर के लिए या पौधा घर के लिए। समझ रहे हैं ना? चलिए आइए आगे देखते हैं। क्या है? ओजोन। देखो ओजोन क्या है? ओजोन भी एक गैस है। ओजोन क्या है? एक गैस है। यह यूनानी शब्द ओजो से मिलकर ओजोन बना है। ओजो का जो अर्थ होता है मैं सूंघता हूं। क्या होता है? मैं सूंघता हूं। ध्यान रखिएगा,
ओजोन शब्द यूनानी शब्द ओजो से बना है। इसका ओजो का अर्थ होता है मैं सुनता हूं। इसका खोज किसने किया? सॉनबाइन ने ओजोन शब्द का खोज किया। हाँ, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। आप लोग देखे होंगे कि ओजोन को O3 लिखता है, ऐसे लिखता है ना। तो इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। कितने हैं? 3 परमाणु है, समझ रहे हैं ना। O ये 3 परमाणु मिलकर O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। इसकी मात्रा अगर देखा जाए वायुमंडल में तो 0.02% है। इसकी मात्रा कितना है? 0.02%। हम समुद्र तल से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। समुद्र तल से, यानी कि समझ रहे ना, ओजोन गैस समुद्र तल से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाँ, लेकिन नॉर्मली तौर पर हर जगह जो है वो 10 से 50 किलोमीटर पर ही पाया जाता है। नॉर्मली तौर पर वातावरण में यानी वायुमंडल में जो ओजोन गैस पाया जाता है वो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, लेकिन समुद्र तल पर वो 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक ना, इतना तो क्लियर हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होता है। ये ओजोन गैस जो होता है बहुत ही विषैली गैस होती है, ध्यान रखिएगा। तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है। ये जो ओजोन गैस है, जैसा कि देख रहे हैं, नॉर्मली तौर पर हर जगह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। सोचो अगर ये नीचे पाया जाता तो क्या होता, क्योंकि यह कह रहा है कि तीखे गंध वाली अत्यंत ही विषैली गैस है, बहुत ही विषैली गैस है। दोस्तों, ओजोन गैस का जो मुख्य कार्य है वो है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करना। दोस्तों, आप लोग सब जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरण में वो पराबैंगनी किरण पाया जाता है, तो उसका अवशोषण करता है कौन? ओजोन गैस। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? सूर्य से आने वाली किरणों का अवशोषण करना। हालांकि पूरी मात्रा में अवशोषण नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ भाग उसका धरती पर आ जाता है। अगर ओजोन गैस अगर पराबैंगनी किरणों का अवशोषण नहीं करता, तो अगर पूरा पराबैंगनी किरण धरती पर आ जाता तो ये पराबैंगनी किरणों का काम है कैंसर जैसे रोगों को पैदा करना। दोस्तों, जैसे ही इंसान के शरीर पर, त्वचा पर पराबैंगनी किरण पड़ता है तो कैंसर का निर्माण होता है। और यहाँ तक कि सिर्फ शरीर पर ही नहीं, आप जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो भी सब्जी फ्रूट जो भी लेते हैं आप, फ्रूट्स में या खाद्य पदार्थ के रूप में जितना भी चीज़ लेते हैं जो आप धरती से उगता है, वो सारी चीज़ों में कैंसर जैसा भयानक बीमारी होता है और उसको खाने से इंसान में भी फैल जाता है। इसीलिए इसका अवशोषण करने का काम कौन करता है? ओजोन गैस करता है। ठीक है, तो इससे ओजोन से पूछने वाले क्वेश्चन क्या क्या हो गया? पहले तो ये यूनानी शब्द ओजो से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? मैं सुनता हूं। खोज इसने क्या है? सॉनबाइन ने क्या है? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। वायुमंडल में प्रतिशत इसका कितना है? मात्रा कितना है? 0.02%। समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कैसा इसका गंध होता है? तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। ठीक है, नॉर्मली तौर पर हर जगह कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसका मुख्य कार्य क्या है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करना। बस यही तो क्वेश्चन हुआ। इतने सारे क्वेश्चन, लेकिन भैया पढ़ने वाला तो पढ़ेगा नहीं। इस तरह से तोड़ तोड़ कर पढ़ना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है धूलकण। धूलकण के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, थोड़ा देख लें। ये भी सबसे निचले भागों में पाया जाता है। जैसा कि बोले कि 5 परत है वायुमंडल में। कितने परत है? 5 परत। 1 2 3 4 5। क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया और वायुमंडल हो गया। तो सबसे निचले परत में यानी कि यहाँ पर आपका धूलकण पाया जाता है। समझ रहे हैं ना, धूलकण पाया जाता है। हाँ, धूलकण का स्रोत क्या क्या है, यानी कि धूलकण जो है उत्पन्न कहां से होता है, इसका स्रोत क्या है? तो भैया धूलकण का स्रोत है समुद्री नमक। समुद्र में नमक पाया जाता है, वहां पे भी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है जलवाष्प। गैस है जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प क्या होता है पर इसके बारे में क्लियर समझते हैं। जो धरती पर जो पानी है, या तो आप जैसे अपने घर में आप देखते होंगे, आपके यहाँ पर किसी भी बर्तन में जब पानी रखते हैं तो अगर वो धूप में छोड़ देते हैं तो वो देखना कि पानी धीरे धीरे खत्म होते रहता है। तो वो पानी जा कहाँ रहा है? वो क्या करता है? सूर्य की किरणें उसको अवशोषित कर लेता है, यानी कि वो क्या होता है? जलवाष्प के रूप में उड़ जाता है। या फिर आप जब किसी बर्तन में पानी लेकर के उसको गर्म करते हैं तो देखिएगा उससे भाप भी निकलता है। तो वो कहाँ जा रहा है? वो वातावरण में जा रहा है, यानी उसी को जो हम क्या बोलते हैं? जलवाष्प बोलते हैं। अब जो गर्म किया उससे जो उष्मा निकला यानी भाप के रूप में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जलवाष्प बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं परिवर्तनशील
और असमान वितरण वाली गैस है, ये काफी परिवर्तनशील और असमान। इसका मतलब क्या समय, मतलब कि जलवाष्प एक ऐसा गैस है जो परिवर्तनशील होता है सबसे ज्यादा, यानी कि ये कब बादल का रूप ले लेगा, जलवाष्प कब बारिश का निर्माण रूप ले लेगा, ये कब ओला देखते हैं ना जो कि गिरता है यानी बर्फ के रूप में, वो उसका निर्माण लेगा। इसीलिए कहा गया है कि जलवाष्प जो है परिवर्तनशील है, असमान वितरण वाली गैस। असमान वितरण वाली मतलब पूरी तरह से फैल जाएगा, अर्थात इसका मतलब यह हो गया कि असमान वितरण वाली गैस मतलब कि इसका जो फैलाव है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, ठीक ना। इसीलिए कहा गया है असमान वितरण वाली गैसें। देखो ऊंचाई के साथ साथ ये जलवाष्प घटते जाता है, जैसे जैसे आप पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे इसका क्या होता है, ये घटते जाएगा। यानी कि आप जैसे कि धरती पर आप खुली हवा में चल जाएंगे, उसको गर्म करेंगे तो वो पूरी तरह से क्या होता है, फैल जाता है। इसीलिए कहा गया और क्या फैल जाएगा, नीचे ही फैल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो हवा का जो बहाव होता है वो हवा अपने साथ उसको फैला देता है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाता है, पूरी तरह से वो ऊपर नहीं जा पाता है। इसीलिए कहा रहा है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वहां पर जलवाष्प घटते जाता है, क्योंकि जहां जलवाष्प रहेगा वहां वायु भी रहेगा, जहां वायु नहीं रहेगा वहां जलवाष्प ही नहीं रहेगा, क्योंकि जलवाष्प उसको जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको वायु चाहिए। लेकिन ऊपर में तो भैया वायु है नहीं, आपको ही पता है। जैसे जैसे आपको कभी हम बताए थे कि किसी पहाड़ पे किसी चोटी पे आप जब चढ़ते हैं तो आपका सांस फूलने लगता है, क्यों, क्योंकि वहां पर वायु है ही नहीं। वायु नहीं है तो वायु भैया किसी चीज का आदान प्रदान होने के लिए, द्रव का आदान प्रदान होने के लिए, या जैसे कि आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं, इसका आवाज जो है वॉइस का भी आदान प्रदान होने के लिए आपको ही पता है वायु का जरूरत पड़ता है। जब वायु ही नहीं वहां जलवाष्प कैसे, इसीलिए बोलता है जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाइएगा जलवाष्प की मात्रा घटते जाएगा। ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जलवाष्प जो पाया जाता है वो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। बोलता है संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। देखो ये क्वेश्चन अलग है, कहा है 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, कुछ न कुछ अंश जो है थोड़ा ही क्यों ना, लेकिन पाया जाता है। कहां तक, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक। लेकिन कहा है संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग, यानी कि 90% भाग जो है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ओनली 10% भाग आपका जो मिलेगा 8 से ऊपर जब जाएंगे, यानी कि 90 किलोमीटर तक मिलेगा। समझ रहे हैं ना, 90% भाग 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। संघनन, देखो संघनन, जब ये जलवाष्प संघनन का मतलब होता है इकट्ठा होगा। जब जलवाष्प इकट्ठा होता है, जैसे कि क्या है गर्मी सीजन में क्या होता है, ज्यादा धूप होने के कारण आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब वही ठंडी सीजन आ जाता है देखते हैं पूरा कुहासा रहता है। वो कुहासा क्या है, वो जलवाष्प है, समझ रहे हैं, वो क्या है, जलवाष्प है। बादल बारिश ये सब क्या है, जलवाष्प है। वो सब क्या है, हो गया एक जगह इकट्ठा हो गया है। वही बोलता है संघनन का मतलब होता है एकत्रित होना, समझ रहे हैं, एकत्रित होना। जब ये एकत्रित होगा इसी से बादल का भी निर्माण हो जाएगा, हाँ, और ये जब बारिश का भी निर्माण हो जाएगा। इसी से कोहरा देखते होंगे आप, ठंडी सीजन में कोहरा यानी कि ओस गिरता है, कोहरा को ही ओस कहा जाता है, देखते होंगे ओस भी गिरता है। तो क्यों होता है, संघनन के कारण। किसके संघनन के कारण, जलवाष्प के संघनन के कारण। जलवाष्प एक ऐसा चीज है इसमें धूलकण भी पाया जाता है, और ये धूलकण क्या है, आर्द्रता ग्राही का कम करता है, यानी किसी भी चीज को अवशोषण करने का क्षमता होता है उसके अंदर। आपके घर में मिट्टी होगा कि नहीं होगा, होगा, उसमें पानी डालना, वो क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। इसीलिए कण जो है, धूलकण जो है आर्द्रता ग्राही होता है, और वायुमंडल में छोटा छोटा कण भी पाया जाता है, ये आपको भी पता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए धूलकण और जलवाष्प दोनों मिलकर बादल का भी निर्माण करता है, हाँ। और ये संघनित होगा, एक जगह एकत्रित होगा तो बारिश, कोहरा, ओस, तुषार। तुषार का मतलब क्या होता है, तुषार देखो क्या होता है, यही ओस जिसको आप ओस बोलते हैं ना, ये हमारे यहाँ क्या होता है, जब आप नॉर्मल प्रदेश में जैसे हैं यहाँ पानी ओस गिर रहा है वो पानी के रूप में रह जाता है। लेकिन जब आप पहाड़ी इलाका में जाएंगे, जैसे उत्तराखंड हो गया या जम्मू श्रीनगर हो गया, इस सब इलाका में जाएंगे तो देखिए छोटा छोटा बर्फ के रूप में लगेगा जैसे बर्फ है, लेकिन वो बर्फ नहीं, बहुत अच्छा फील होता है, उसी को तुषार बोला जाता है। यानी कि गिरेगा और धरती पर जम जाएगा, समझ रहे हैं ना। हमारे यहाँ ओस जो गिरता है वो पानी की तरह वो फैल जाता है, लेकिन वहां पर आप पहाड़ी इलाका जब जाएंगे वहां पर जो गिरता है वो पृथ्वी पर जम जाता है। आप देखते होंगे वहां पर शंकुआधार जैसा वृक्ष होता है उस पर, या वहां पर जो घर बनाया जाता है इस तरह से बनाया जाता है, ताकि उस पर जो गिरेगा वो धीरे 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 जम करके भारी जब पड़ेगा, ज्यादा जब उसका मोटाई परत होगा वो गिर जाता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए क्योंकि वो गिरने के बाद जम जाता है, उसी को हम लोग तुषार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुषार बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। बर्फ, समझ रहे हैं ना, हिम मतलब बर्फ आदि का निर्माण का होता है। तो क्वेश्चन क्या क्या हो गया जलवाष्प से, पहले इधर देख लेते हैं। एक तो पहले परिवर्तनशील गैस है,
असमान वितरण वाली गैस यानी कि इसका फैलाव बहुत जल्दी होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे जलवाष्प की मात्रा घटते जाएगा। ये कहाँ तक फैला हुआ है? तो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। बोलेगा जलवाष्प का संपूर्ण भाग का 90% भाग, संपूर्ण भाग का 90% कहां तक फैला हुआ है? 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है। संघनन, जब संघनन के कारण क्या क्या होता है? बादल होता है, बारिश होता है, कोहरा होता है, ओस होता है, तुषार होता है और हिम होता है। इसका निर्माण जलवाष्प से होता है। और आइए आगे देखते हैं तूफानों को ऊर्जा। जितने भी तूफान आप देखते होंगे समुद्री से कोई लहर उठ जाता है, बोलते हैं सुनामी उठा है समुद्री किनारे से, या किसी बंगाल की खाड़ी या कोई भी किसी भी खाड़ी से ही उठता है। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ से क्यों नहीं? जहाँ खाड़ी नहीं है, जहाँ समंदर नहीं है, वहाँ क्यों नहीं? एक्चुअली क्या है ना कि वायु को भी जब उसमें नमी आ जाती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो जितने भी समुद्री इलाका या कोई भी खाड़ी होता है वहां पर जल पाया जाता है। वहां पर वायु जब चलती है तो उसके अपने साथ साथ पानी के कुछ भाग को बहाव ले जाता है। उसी कारण उसमें क्या होता है? नमी आ जाता है। जब नमी आएगा वो वेग ज्यादा पकड़ लेता है। इसीलिए बोलता है तूफानों को ऊर्जा भी जो मिलता है जलवाष्प के कारण। जलवाष्प कहाँ? समुद्री इलाके में तो ज्यादा होगा, वहां पर तो पूरा पानी है, तो वहां पर ये इसीलिए बोलता है ज्यादा सुनामी जो आता है वो समुद्री इलाके से ही आता है या किसी खाड़ी से ही उठता है। तो हमको यहाँ पर क्या देखना है? तूफानों को ऊर्जा कहां से मिल रहा है? जलवाष्प से मिल रहा है। ठीक है। कंबल का काम करता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से कौन सी गैस है कंबल का काम करता है? तो जलवाष्प। जलवाष्प एक ऐसा गैस है जो कंबल का काम करता है। कंबल का काम मतलब समझ रहे हैं ना? इतना समझो कि जब आप घर में सोते हैं, ठंडा सीजन में सोते हैं, कंबल को ओढ़ लेते हैं, वही कंबल है भैया, वही कंबल है। कंबल ओढ़ लेते हैं तो कंबल तो ओढ़ लिया, लेकिन आप देखते होंगे जब आप कंबल ओढ़े रहते हैं तो आपके शरीर से क्या? आपके शरीर से हमेशा उष्मा निकलता है। जब आप कंबल ओढ़ते हैं तो आपके शरीर और कंबल के बीच में उष्मा रहता है, इसके कारण आपको गर्म लगता है। अगर आपके शरीर से जो उष्मा छोड़ा वो वातावरण में चला जाएगा तो आपको तो गर्मी का एहसास होगा नहीं, आपको वही ठंडा लगेगा फिर। इसीलिए उस उष्मा को रोकने के लिए आप कंबल को ओढ़ लेते हैं, और कंबल क्या करता है? आपके उष्मा को रोकने का काम करता है, और बाहरी हवा जो है उसको आने देता है। पूरी तरह से नहीं आ पाता लेकिन आता है, और आपके शरीर का जो उष्मा है उसको रोक के रखता है। इसके कारण क्या होता है? कंबल और आपके शरीर के बीच की वातावरण जो है वो गर्म हो जाता है, इसीलिए आपको गर्म लगता है। वही कहता है कंबल का काम करता है। यानी कि सूर्य से जो किरणें पृथ्वी पर आती है, इसको आता है, ये तो आता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सूर्य से जो किरणें आती है पृथ्वी पर। लेकिन पृथ्वी से जो किरणें हैं आप देखते होंगे आपके घर के आसपास या जहां भी रहते हैं आप, वहां पे अगर बालू हो या जो आपका नॉर्मल मिट्टी है, आप देखते होंगे अभी दोपहर में जब धूप रहता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर बालू है तो वो ज़्यादा ही गर्म हो जाता है और तुरंत ठंडा भी होगा। अगर लोहा है तो तुरंत गर्म होगा, तुरंत ठंडा हो जाएगा। लेकिन वो जो शाम हुआ यानी कि सूर्य की किरणें जब खत्म हो जाती है तो वो ठंडा हो जाता है। ठंडा जो होता है उसका उष्मा कहाँ गया? आखिर जो उसमें उष्मा जो उसमें पड़ा वो गर्म हुआ, उसके बाद वो ठंडा हो गया, उसका उष्मा कहाँ गया? वो वातावरण में फैल जाता है। वातावरण में तो फैल तो जाता है, समझ रहे हैं ना? वातावरण में फैल तो जाता है लेकिन जाता कहाँ है? ये जलवाष्प जो है उसको अवशोषित कर लेता है, समझ रहे हैं ना? ये जलवाष्प अवशोषित कर लेता है और जलवाष्प गर्म हो जाता है। इसीलिए पृथ्वी ना तो ज्यादा ठंडा हो पाता है, और ना ही ज्यादा गर्म हो पाता है, समझ रहे हैं ना? इसीलिए पृथ्वी ना तो ज्यादा ठंडी हो पाती है ना ही ज्यादा गर्म हो पाती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोलता है ये कंबल का काम करता है। कौन? जलवाष्प। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणों को वो क्या करता है? अवशोषित तो करता है। देखो धरती पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, ध्यान रखिएगा, हमेशा सूर्य की किरणें जब भी उसके ऊपर पड़ेगा तो 100% उसकी किरणों का परावर्तन नहीं होता है। यानी कि जैसे इस कलम पर या मेरे चेहरे पे या आपके चेहरे पे या किसी भी चीज पर सूर्य का किरणें पड़ेगा, कुछ भाग उसका अवशोषित कर लेगा, कुछ भाग उसका परावर्तित कर देगा। यानी कि अगर 90% भाग को परावर्तित कर दिया तो 10% तो अवशोषित किया ना। उसी तरह हमारे वायुमंडल में जलवाष्प है। जलवाष्प में जब किरणें पड़ती हैं तो उसका कुछ भाग वो अवशोषित कर लेता है, ठीक ना? उसको अवशोषित कर लेता है, कुछ भाग हमारे पृथ्वी पर आता है। और पृथ्वी से शाम जब होता है, सूर्य की किरणें खत्म हो जाती हैं तो उस टाइम पृथ्वी उष्मा छोड़ती है। उस उष्मा को वो जलवाष्प फिर से अवशोषित कर लेता है। इसीलिए वायुमंडल वो जलवाष्प से जब किरणें उसका बाहर नहीं जा पाता, यानी उष्मा बाहर नहीं हो जाता है, तो हमारा वातावरण क्या होता है? गर्म हो जाता है। इसीलिए कहता है कंबल का काम करता है। क्लियर? समझ गए? तो कंबल का काम कौन करता है? तो जलवाष्प करता है।
वायुमंडल की स्थिरता अभी जस्ट हम लोग बोल रहे हैं कि देखो एक चीज ऐसा है, यानी कि वायुमंडल की स्थिरता का मतलब ये है कि जब आप गर्मी सीजन आ जाता है तो दोपहर में सब में देखते होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा, जो हवा होता है बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है, यानी जिसको आप लू बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम ना वातावरण में नमी जो है, नमी कम हो जाता है। नमी कम होगा, जैसे जैसे धरती गर्म होगा और हवा का रफ्तार वैसे वैसे बढ़ जाएगा। लेकिन जब वही ठंडी सीजन में जब मतलब क्या बोलते हैं ओस कुहारा ये सब ज़्यादा रहता है तो नमी की मात्रा बढ़ जाता है। नमी की मात्रा जब बढ़ेगा तो वायुमंडल में क्या होता है, वायु की जो हवा होता है रफ्तार कम हो जाता है, यानी कि उसको स्थिरता बनाए रखने का काम करता है। समझ गए ना? स्थिरता बनाए का काम इसीलिए होता है, वायुमंडल की स्थिरता बनाए रखने का काम कौन करता है? जलवाष्प करता है। जलवाष्प, जलवाष्प अगर नहीं रहेगा तो ऐसा होगा ही नहीं, बहुत तेज तेज से हवाएं चलेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जलवाष्प जो है वायुमंडल की स्थिरता भी बनाए रखने का काम करता है। आगे देखते हैं, बोलता है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने का काम कौन कौन करता है? CO2 एवं जलवाष्प। अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि CO2 भी एक ऐसा गैस है जो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने तो देता है, लेकिन पृथ्वी जब उसमें छोड़ती है तो उसको वो रोक के रख लेता है, इसीलिए वातावरण गर्म होता है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। हाँ, उसी तरह जलवाष्प भी वही कम कर रहा है। इसीलिए ये दोनों को CO2 एवं जलवाष्प दोनों भी पृथ्वी के ताप को बनाए रखने का काम करता है। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या क्या हो गया, इधर तो हम लोग देख लिए, इधर क्या क्या होगा? तूफानों को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? जलवाष्प से मिलता है। कंबल का काम कौन करता है? जलवाष्प करता है। वायुमंडल की स्थिरता बनाए रखने का काम कौन करता है? तो जलवाष्प करता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने का काम कौन करता है? तो CO2 और जलवाष्प दोनों मिलकर करता है। दोस्तों इतना क्वेश्चन हम लोग आज लूसेंट से देखे हैं। हम देखते हैं क्या आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, क्या आप लोग लूसेंट से इस तरह से पढ़े थे, इस तरह से क्वेश्चन को कभी आपके सामने आप खुद से क्लियर कर पाए थे और इस तरह से समझ के पढ़ पाए थे? जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज हम जो बताए क्वेश्चन को आपके सामने रखें, कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसा कि आपका NTPC और ग्रुप डी का डेट भले ही जारी नहीं किया है, लेकिन एग्जाम आपके सामने है, उसके लिए अगर आप फॉर्म भरे रखे हैं तो आप डेट के इंतजार में बिल्कुल मत बैठिए। डेट अगर दे देगा तो फिर आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जितना समय है सारा समय उसमें लगा दीजिए, बिल्कुल ही अभी इधर उधर थोड़ा कम कर दीजिए। इसी में आपका भलाई है, क्योंकि इधर उधर तो होते रहेगा, वैकेंसी बार बार नहीं आएगा। ठीक है ना? मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।